चुनाव को लेकर महा कवरेज लगातार जारी है। कहां पर वोटिंग की रफ्तार कितनी है, हर एक जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर फतेहपुर जिले से है। 9 बजे तक का डेटा आपको दे दें। 9.69% मतदान हुआ है फतेहपुर जिले में और फतेहपुर जिले की 6 सीटों का ओवरऑल ये डेटा है 9.69%। बिल्कुल दीपा, इन 6 सीटों पर भी वोटिंग परसेंटेज अपने दर्शकों को बता देते हैं। ओवरऑल जो मतदान हुआ है 9.69%, लेकिन एक सीट की बात करें तो फतेहपुर की जो सीट है वहां पर फतेहपुर सदर की सीट पर 11% मतदान हुआ है। अगली सीट आया शाह की सीट है जहां पर 10% वोटिंग हुई है। इसके अलावा अगली जो सीट है हुसैनगंज की सीट जहां पर 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है 9.2%। अगली जो सीट है जहानाबाद की सीट 10.3% आंकड़ा यहां से निकलकर सामने आया है। खागा की सीट की बात करें तो यहां पर 9.5% वोटिंग हुई है। बिंदकी की सीट पर जो आंकड़ा निकल कर आया है वो है 8%। तो ये 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज हमने आपको बताया। वहीं फतेहपुर में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम अपने गांव में वोटिंग के लिए आए हैं और उन्होंने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले 3 चरणों में गठबंधन को बड़ी बढ़त है। कि लोकतंत्र के महापर्व में उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 का चुनाव हो रहा है। इस 2022 के चुनाव में जो चौथे चरण का चुनाव है, मैं उस चौथे चरण में अपने ग्राम में, अपने गांव में मतदान करने के लिए आया हूं। और जो उत्तर प्रदेश के 3 चरणों का चुनाव हुआ है, उन चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन भारी बढ़त बना लिया है और आज चौथे चरण में समाजवादी पार्टी गठबंधन बहुमत के नज़दीक पहुंच जाएगा। जो उत्तर प्रदेश विधानसभा की सरकार बनाने के लिए चाहिए वो बहुमत के नज़दीक चौथे चरण में ही चला जाएगा और जैसे जैसे चरण आगे बढ़ेंगे वैसे ही समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती जाएगी। और फतेहपुर से लगातार हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश, सुबह वहां पर मतदान शुरू होने में देरी हुई थी, क्या मतदान वहां पर सही ढंग से अब चल रहा है और कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं? सीधे बातचीत कीजिए। बिल्कुल गुंजन, अब मतदान बहुत अच्छे से चल रहा है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं लोकतंत्र की। ये मतदाता आए हैं ट्राईसाइकिल से। मतदान हो गया आपका? मतदान आप हमेशा करते जब भी चुनाव होता है? जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते ही नहीं, तो क्या उनसे अपील करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आए, मतदान करें। ट्राईसाइकिल से आप आए, आपको दिक्कत नहीं हुई? नहीं जी। देखिए गुंजन, ये एक तस्वीर है और देखिए लाइन लंबी है। चाहे हम उधर की बात करें या इधर की बात करें, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। दादा, बताइए कि किस मुद्दे पर इस बार वोट कर रहे हैं आप लोग, क्या मसला है? अरे सब वोट दही के अब चले जाइए और कहा है, कुछ तो सोचे होंगे। हाँ। किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? भाजपा पे। वो नहीं, पार्टी छोड़िए, मतलब क्या मसला चाहते हैं आप, क्या या विकास? यही मुद्दा, विकास होना चाहिए, विकास हमारा होना चाहिए। हम अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे, आपकी सुरक्षा है आपकी, तो हम अच्छे भी रहेंगे, आप अच्छे तो हम भी अच्छे रहेंगे। और अगर हम बात करें तो हुसैनगंज और बिंदकी में कांटे की टक्कर है, क्योंकि यहाँ दोनों जगह से मंत्री हैं। ये बताइए कि वोट देने आई हैं, क्या सोच के आई हैं, क्या करे जो भी जीते? विकास हो, जो भी जीते। किस तरीके का विकास? जो भी वो तो ठीक है, लेकिन और आपके यहाँ काम वगैरह होकर है, उसको देखकर वोट करेंगे? क्या मुद्दा है भैया इस बार? विकास हो रहा है हमारे यहाँ। और क्या क्या मुद्दे हैं विकास के अलावा? विकास के अलावा रोडें बन रही हैं सब। जीतने वाले बिल्कुल अवधेश, देखिए तमाम मतदाता अपने मुद्दे रख रहे हैं और अपने घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं मतदान करने के लिए। तो वहीं लखनऊ की पूर्वी सीट से मैदान में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन मतदान के लिए पहुंचे हैं। उनसे बात कर रहे हैं मेरे सहयोगी शैलेश अरोड़ा। सीधा लिए चलते हैं। बड़ा दिन है और प्रत्याशियों के लिए भी, क्योंकि जो उन्हें अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना था लिख चुके, अब तो मूल्यांकन का वक्त आ चुका है। कैबिनेट मंत्री और भाजपा के एक बार फिर से प्रत्याशी आशुतोष टंडन जी हमारे साथ में हैं, मतदान करके आए हैं। मंत्री जी, कॉपी लिख दी है, अब तो मूल्यांकन होना है, क्या लगता है कितने अंक मिलने वाले? भारतीय जनता पार्टी को जनता का स्नेह, जनता का आशीर्वाद, जनता का समर्थन प्राप्त है। 5 साल में प्रदेश को जो तेजी से विकास की ओर ले जाने का काम हुआ है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माफिया और गुंडों को उनकी हद में पहुंचाने का काम हुआ है और जितने कार्य हुए हैं कि जनता का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और पिछले बार से ज़्यादा सीटें, 300 से ज़्यादा सीटें लाके भारतीय जनता पार्टी पुनः प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। आपके पास तो नगर विकास विभाग भी रहा और विकास की ही बात भी हो रही है पूरे प्रदेश में, लगता है कितना साथ देगा ये विकास जो आपके विभाग का? 100% जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ। 59 सीटों का चुनाव है, पिछली बार अर्धशतक था,
इस बार उससे ज़्यादा। एक सवाल ये लेना चाहेंगे, भाजपा सांसद रीता जोशी जी के बेटे मयंक जोशी ने कल अखिलेश यादव से मुलाकात की है, कैंट सीट से टिकट भी चाहते थे, क्या लगता है अंदर अंदर कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया? देखिए, कौन किससे मिलता है इससे जनता के मन स्थिति पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता ने जिसको मत देने का मन बनाया है उसी को मत देते। आप सर एक सीट के सिर्फ प्रत्याशी भर नहीं है, लखनऊ से गहरा नाता है, चाहे बाबूजी की बात की जाए, क्या लगता है लखनऊ में क्या होने वाला है, अवध में क्या होने वाला है? पिछले बार 9 में 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ में जीती थी और इस बार 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो ये थे हमारे साथ में आशुतोष टंडन जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पिछली बार 9 सीटें बिल्कुल। देखिए, आशुतोष टंडन को आप सुन रहे थे। अब डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं क्योंकि हर एक तस्वीर मतदान से जुड़ी हुई एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। और ये देखिए, ये डिप्टी सीएम मतदान केंद्र के अंदर दिनेश शर्मा मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। और अब से थोड़ी देर बाद पहले हमने खास बातचीत भी सुनवाई थी उनसे, जिसमें उन्होंने अपनी जीत का दावा किया था। और अब ये देखिए, ईवीएम में जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मतदान केंद्र में पहुंचे हैं मतदान करने के लिए, लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आज तमाम दिग्गज जिनकी साख दाव पर लगी हुई है मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं और एक एक तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम पहुंच गए हैं लखनऊ के मतदान केंद्र में वोट डालने के लिए और अब उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वोट कास्ट कर दिया है और वोट कास्ट करके अब बाहर निकल आए हैं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मतदान केंद्र पर वो पहुंचे और उन्होंने वोट कास्ट किया। अपने परिवार के साथ वो नजर आ रहे हैं, वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और अब अपना वोट डालकर वो मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जो कि मतदान करने के लिए पहुंचे लखनऊ के मतदान केंद्र में। वहीं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने भी लखनऊ में मतदान किया। वोटिंग के बाद महेंद्र सिंह से हमारे संवाददाता ने की खास बातचीत। 23 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करके किसानों को लाभान्वित कराया हो और हर घर नल जल योजना जो चल रही है, इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि फिर से योगी की सरकार बने। लोगों में बहुत उत्साह है और उमंग है, धीरे धीरे लहर बढ़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि चौथे चरण में सुनामी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। हम 350 के पार जाएंगे और फिर से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। सर, विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की जो समस्या है उसको लेकर बहुत मुखर है और वो आप पर लगातार हमलावर भी हैं। देखिए, जनता जिसके साथ है विजय उसके हाथ है और जनता ने तय कर रखा है, जनता आगे आगे है, बाकी सब पीछे पीछे है। और आज पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है। ऑस्ट्रेलिया का सांसद भी उत्तर प्रदेश की तारीफ कर रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी तारीफ कर रहा है। जिस तरीके से हम लोगों ने फ्री में जाँच, फ्री में दवाई और फ्री में टेस्ट करा के और उसके बाद हम लोगों ने डबल डोज की इंजन ने डबल डोज राशन जो दिया, डबल इंजन की सरकार ने, उसका भी लोगों के मन में प्रभाव है कि जीवन और जीविका दोनों ने जिन्होंने हमको बचाया है उसके लिए कम से कम एक वोट तो देना ही चाहिए। और हमको लगता है कि हम सब लोग सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकासवाद के तीनों के संगम को लेकर के समन्वय के आधार पर तेजी से जो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया गया है, इससे सिद्ध हो चुका है कि हमारा उत्तर प्रदेश भारत के अंदर नंबर 1 का राज्य बनेगा। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी और सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास होगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ने क्रांति उत्तर प्रदेश में मचा दिया है, सब कुछ बदल दिया है। जहां पर हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें पायदान पर थे, दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। जहां हमारी बेरोजगारी की दर 17.5% थी, घट करके 4.5% पर आ गई है और इकोनॉमी का जो स्तर छठे पायदान पर हम थे, आज दूसरे स्थान पर पहुंचे। तो हर किसी को पता है कि उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास हो रहा है। तो जल शक्ति मंत्री को आप सुन रहे थे, लेकिन इसी बीच अपना वोट कास्ट करने के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा क्या कह रहे हैं, आइए वो भी आपको सुनवा देते हैं। शिक्षा तक और समय से परीक्षा, समय से परिणाम, समय से प्रवेश, ये तमाम पाठ्यक्रमों के परिवर्तन के बाद हमने शुरू किया है। और हम कह सकते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, जहां 2-3 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, 5 सालों में आज 32 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं। जहां 2-3 हवाई अड्डे संचालित थे, वहां 14 हवाई अड्डे संचालित हैं। एशिया का सबसे बड़ा जेवर का एयरपोर्ट बनना शुरू हो गया है। 5 एक्सप्रेसवे और 6 मेट्रो का संचालन, ये प्रदेश की बड़ी उपलब्धियां हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है
सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, MIM, इनका सबका योग 100 के आंकड़े को पार नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का रिकॉर्ड स्वयं पार करेगी। 10 मार्च को जब परिणाम आने वाला होगा तो मैं कह सकता हूं कि सपा, बसपा, कांग्रेस के तमाम जो जनप्रतिनिधि भी चुनाव लड़ रहे हैं वो उस दिन भूत हो जाएंगे, भूतपूर्व हो जाएंगे और वो निश्चित रूप में भूतों का क्रंदन 10 मार्च को होगा और बीजेपी की जीत की होली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की उस दिन मनाई। मैंने कहा ना कि दावा कोई कर सकता है, दावा करने का अधिकार है। MIM भी कह रही मैं सरकार बनाऊंगी। देखिए केवल तस्वीर जो है मोदी जी और योगी जी की हर मतदाता के दिल में है, बाकी किसी तस्वीर का कोई महत्व नहीं। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को आप सुन रहे थे, अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो चौथे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। आपको बता दें 9 जिले 59 सीटें जहां पर मतदान हो रहा है और हम आपको दिखा रहे हैं 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर है लखनऊ की जहां पर मेयर संयुक्ता भाटिया ने मतदान किया। दूसरी तस्वीर हरदोई की जहां पर 3 बार से भाजपा विधायक रंजनी तिवारी ने मतदान से पहले पूजा की। तीसरी तस्वीर है अभिषेक मिश्रा की जो लखनऊ के सरोजनी नगर सीट से सपा प्रत्याशी हैं। और चौथी तस्वीर मोहसिन रजा की जिन्होंने परिवार के साथ लखनऊ में मतदान किया है। तो आज लखनऊ में भी तमाम 9 सीटों पर मतदान हो रहा है जिसकी हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार एबीपी गंगा पर चुनाव से जुड़ी हुई आप हर एक तस्वीर देख रहे हैं और इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं डेटा सेंटर से गुंजन दीक्षित और ब्रेकिंग सेंटर से हैं दीपा बाफिला। एक भी तस्वीर आपसे छूटेगी नहीं, कोई भी बड़ी खबर आपसे छूटेगी नहीं, ये वादा है एबीपी गंगा का आपसे, इसलिए लगातार हमारी महाकवरेज जारी है। महाकवरेज लगातार जारी है। 9 जिले 59 सीटें, उन्हीं में से राजधानी लखनऊ की भी 9 सीटें हैं और खबर ये बड़ी यहां से निकल करके सामने आ रही है कि सरोजनी नगर में बूथ नंबर 414 पर ईवीएम में खराबी आ गई है। बूथ नंबर 414 पर ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित हुआ। मतदाता बेहद परेशान यहां पर नजर आ रहे हैं। सुबह से लगातार हो रही थी वोटिंग लेकिन थोड़ी सी दिक्कतें यहां पर शुरू हो गई हैं ईवीएम खराब होने की वजह से। उन्नाव से दूसरी बड़ी खबर यह है कि बूथ नंबर 158 पर ईवीएम में खराबी आ गई है। उन्नाव से जानकारी ये आपको हम दे रहे हैं, बड़ी जानकारी 158 पर 1.5 घंटे से ईवीएम में खराबी है। 2 ईवीएम आने के बाद भी वोटिंग की शुरुआत यहां पर नहीं हो पाई है और तीसरी ईवीएम लाकर वोटिंग शुरू कराने की कोशिश वहां पर हो रही है। अब देखिए मतदाताओं को कितनी परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा होगा। ये बड़ी जानकारी उन्नाव से है ईवीएम में खराबी को लेकर। देखिए यूपी में चौथे चरण का मतदान जारी है और इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा पर हमला बोला है। प्रियंका ने आवारा पशुओं और बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा है। उनसे खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह ने। आइए आपको सुनवाते हैं। मैं शुरू करना चाहता हूं प्रियंका जी ये आपसे पूछते हुए कि 3 चरण के वोट हो चुके, 172 सीटों पर चुनाव हो चुका है। आपको क्या उम्मीद है, अभी तक का फीडबैक क्या है और अब जो चौथा चरण होने वाला है, फिर 5वां, फिर 6ठा, 7वां, आपको क्या लगता है कि किस ओर जा रहा है चुनाव? मेरी उम्मीद ये है कि जनता अपनी समस्याओं को लेकर अपने विकास के आधार पर वोट डाले और बार बार हम यही कह रहे हैं, जहाँ जहाँ जाती हूँ मैं यही कहती हूँ, आपकी बहुत बड़ी समस्याएँ हैं, चाहे बेरोज़गारी है, महंगाई है, किसानों की तमाम समस्याएं हैं, छुट्टे जानवर की समस्या है, खाद की समस्या है, उपज का दाम नहीं मिलता, तो महिलाओं की समस्याएं हैं, छोटे दुकानदारों, छोटे बिजनेस वालों की समस्याएं हैं। इन पर आप चुनाव, इन पर आप अपना वोट दीजिए और इन पर ये जवाबदेही मांगिए आप नेताओं से और राजनीतिक दलों से इन पर। तो बार बार मैं ये कहती हूँ, मेरी उम्मीद है कि लोग ये समझ रहे हैं क्योंकि जो धर्म और जाति सांप्रदायिकता की बातें हैं और कई राजनीतिक दल हैं, सिर्फ एक नहीं लेकिन कई राजनीतिक दल हैं जो यूपी में ख़ास तौर से इनका इस्तेमाल करते हैं, जो जज्बात हैं लोगों के उसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो है इनसे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों का और नेताओं का फ़ायदा होता है, पब्लिक का कभी फ़ायदा नहीं होता। पब्लिक का विकास इन मुद्दों से नहीं होगा। पब्लिक का विकास तब होगा जब नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, जब भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी होगी,
जब छोटे दुकानदारों को, छोटे बिजनेस वालों को राहत मिलेगी, मदद मिलेगी, क्योंकि इतना जो भाजपा की नीतियां रही हैं उससे उनसे बड़ी समस्याएं उनके सामने आई हैं। किसानों के लिए क्या बिजली की बिल भर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, ये समस्याएं, और इन्हीं पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। आपने जो रोजगार वाली बात करी, मैंने देखा रैलियों में नारे लग रहे थे, भर्ती दो भर्ती दो। आपको लगता है कि ये है एक्चुअली असल मुद्दा है? क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नौजवान हैं और आज के दिन में नौजवान क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं। आप गरीब से गरीब घर में जाएं और पूछें तो माँ बाप हमेशा कहेंगे कि देखिए दीदी, हमने संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं हैं, क्वालिफाइड नहीं है। अब यहाँ भर्ती की प्रक्रिया इतनी धूमिल हो गई है, बार बार इम्तिहान देते हैं, परीक्षाएं देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, पेपर रद्द हो जाता है, कट ऑफ चेंज हो जाता है। तो मैं ऐसे बच्चों से मिली हूँ जो 5-6 सालों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति नहीं हुई, तो रोज़गार नहीं मिले। अब 5 साल से भाजपा सरकार में रही, योगी जी का राज रहा है, केंद्र में मोदी जी का राज रहा है। चुनाव आता है, पिछले चुनाव में कहा था कि 70 लाख रोज़गार देंगे, आज कह रहे हैं कि हमने 4 लाख रोज़गार दिए, तो बाकी रोज़गार क्यों नहीं दिए? और 12 लाख सरकारी पद खाली क्यों पड़े हैं? 5 साल से आप सरकार में थे। अब आज आप कह रहे हैं, मोदी जी ने कुछ दिनों पहले कहा कि मेरे संज्ञान में छुट्टा जानवर की जो समस्या है वो अभी आई है और अभी मेरे संज्ञान में आई है, तो मैं इसको सुलझाने का काम करूँगा। कैसे हो सकता है? आपके संज्ञान में नहीं आई, आपको तो दुनिया भर की समस्याओं का संज्ञान है, तो सारा फीडबैक मिलता है। आपकी सरकार है केंद्र में, आपकी सरकार प्रदेश में है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, उत्तराखंड में भी है, ये राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश में तो बहुत भयानक है। 2019 से हम लोग उठा रहे हैं, हर भाषण में मैं कहती थी 2019 में कि इसको सुलझाना है। छत्तीसगढ़ में समस्या है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने उसको सुलझाया भी। कैसे? उन्होंने एक योजना निकाली, उन्होंने कहा कि छुट्टे जानवर की जो देखभाल करेगा उससे हम 2 रुपये किलो में गोबर खरीदेंगे। उस गोबर का फिर गोबर गैस में और अन्य चीज़ों में इस्तेमाल होगा। लेकिन उसके करने से क्या होता है कि लोग छुट्टे जानवर को घर में ले लेते हैं, उसका देखभाल करते हैं, क्योंकि उनकी कमाई भी हो रही है, तो समस्या हल हो गई। अब 5 साल से आप सरकार में हैं, आपने रोज़गार नहीं दिलवाई, आपने महंगाई नहीं घटाई, आपने महिलाओं का अत्याचार नहीं घटने दिया, आपने छुट्टे जानवर की समस्या आपने सुलझाई नहीं। आज आप कह रहे हैं कि अभी संज्ञान में आया आप, आज आप फिर से कह रहे हैं कि आप रोज़गार देंगे, आज आप कह रहे हैं कहाँ से देंगे रोज़गार? सारे जितनी भी पब्लिक संस्थाएं थी जिनसे रोज़गार पैदा होते हैं वो तो आपने बेच डाली अपने ही उद्योगपति दोस्तों को। BHEL, NTPC, रेलवे जैसी संस्थाएं अगर बेची नहीं है तो आप योजना कर रहे हैं बेचने के लिए, यहीं से तो रोज़गार बनता है। छोटे दुकानदार, मीडियम बिजनेस करने वाले लोग, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यहाँ से तो रोज़गार बनता है। आपने ना इनको मदद किया है और जो संस्थाएं जहाँ से रोज़गार बनती थी वो आपने बेच डाली हैं और भर्ती की प्रक्रिया आपने एकदम ख़त्म कर ली है, तो फिर रोजगार देंगे कहाँ से? योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट करके बोला कि डबल इंजन की जो सरकार है उसने लॉ एंड ऑर्डर को भी कंट्रोल किया, महिलाओं की भी सुरक्षा सुनिश्चित की, बिजली व्यवस्था भी सुदृढ़ की, ऑलराउंड डेवलपमेंट किया स्टेट का। बहुत बढ़िया। तो फिर लोग रो क्यों रहे हैं? तो लोग फिर बिजली के बिल भर रहे हैं और बिजली आ नहीं रही है, महिलाओं पर रोज रोज अत्याचार हो रहे हैं। तो आपने इतना सारा किया है तो फिर बेरोजगारी इतनी क्यों है, महंगाई इतनी क्यों है? आप दुकानदारों से पूछिए, घर में पूछिए, बिजली के बिल लगातार आ रहे हैं, बिजली आ नहीं रही है। कोरोना लॉकडाउन के समय दुकानदारों को बिजली के बिल भरने पड़े, क्यों? आपने क्यों नहीं राहत दी उनको? आपके जो बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं उनको तो राहत मिल रही है, वो उनके कर्ज माफ़ हैं, किसानों के कर्ज माफ़ क्यों नहीं?